करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 6 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 जनवरी 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में बन सकते हैं, तो आज की वीडियो बहुत ही केयरफुली देखिएगा और हो सकेगा तो नोट्स भी बना लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले रिविजन करेंगे हर बार की तरह लास्ट डे के करंट अफेयर का। तो हम लोगों ने सैटरडे को पढ़ा था विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम थी एन एनवायरमेंटल ऑफ जॉय, इक्वलिटी एंड कैमराडेरी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 4 व्यक्तियों को इस बार सम्मानित किया गया है। हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, टी गुकेश और प्रवीण कुमार। यूआईडीएआई का सीईओ बनाया गया भुवनेश कुमार को। और वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से यानी कहें ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था तटीय जलचर पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू हुई, गुजरात में। और कैबिनेट ने किसानों के लिए 7 ऐसी योजनाओं को मंजूरी दी है जो किसानों की जीवन और आजीविका को बेहतर बनाएंगी। उत्तराखंड राज्य सरकार ने पौधों के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका स्थापित करी हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के बीच 15 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये एक नया वायरस है, चाइना में फैल रहा है। इसे HMPV भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये तेजी से फैल रहा है, कोविड जैसा वायरस है। वैश्विक व्यापार में 3.9% हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे सैटरडे से। देखो, संडे को वीकली टेस्ट होता है, आपका वीकली रिवीजन होता है। बहुत सारे लोग वो वीकली रिवीजन करते ही नहीं, पता नहीं क्यों। लगभग आधे लोग उसको देखते हैं। ऐसा क्यों भाई? संडे को आप रिवाइज किया करो जिससे रिकॉल हो जाए आपका। एक बार मात्र 20 मिनट में ही वो रिकॉल होगा, 20 मिनट ही लगेगा, लेकिन आपका सप्ताह भर का इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन जो हैं वो आप रिकॉल कर लोगे। इसलिए वीकली करंट अफेयर जरूर देखा करो। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज से ये सेगमेंट पहुंचना शुरू हो जाएगा। जो लोगों ने पहले दिन ऑर्डर किया था उनका आज लगभग पहुंचना शुरू हो जाएगा, जो आसपास के लोग हैं। और जो थोड़ा दूरी पर है, मतलब कि लखनऊ से ज़्यादा दूर है उनका, तो उनका नेशनल शिपमेंट के तहत आता है, तो उनको हो सकता है थोड़ा सा एक आध दिन का और डिले लगे। लेकिन पहले दिन वालों का शायद आज से डिलीवरी होना शुरू हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग रेट और रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। आपको जो भी मन लगे, आपको किताब जैसी भी लगे, पैकेजिंग जैसे लगे, जितनी सुरक्षित तरीके से मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है अब तक, किताब जैसा भी लगे, आप लोग रिव्यू जरूर डालिएगा, रेटिंग जरूर कीजिएगा, जिससे बाकी स्टूडेंट को पता लग पाए। बहुत सारे स्टूडेंट इसी चक्कर में अभी बैठे होंगे कि बाकी स्टूडेंट का रिव्यू आने दो। कोशिश करना कि वीडियो बना करके आप लोग दे दो हमको, एक क्लिप वीडियो में लगाऊंगा आपकी, ठीक है। बुक का रिव्यू मतलब बुक जैसे आपको लग रही होगी, जैसा भी चीज़ें उसमें दिया गया है, आप वीडियो बना करके भेजिएगा। मैं बीच बीच में कभी कभी लगा दिया करूंगा, ठीक है। चलिए, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। नई दिल्ली में इन्होंने किया है इसका उद्घाटन, भारत मंडपम में। भारत मंडपम आप जानते हो, ये कन्वेंशन सेंटर है अपना। और अगर हम लोग यशोभूमि को छोड़ दें तो दूसरा सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। यशोभूमि भी बन रहा है। यहीं पर हुआ था G20 समिट, याद होगा आपको। G20 समिट की अध्यक्षता भारत ने 2023 में करी हुई थी। चलो मुझे कमेंट करके बताओ, G20 की अध्यक्षता 2024 में किसने करी? 2024 में अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव, इसका आयोजन 4 से 9 जनवरी तक किया जाएगा। ये नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण सेक्टर को भी बढ़ावा देना, उसको भी मेन धारा में, मेन स्ट्रीम में जोड़ना, जिससे हम लोग जो विकसित भारत का लक्ष्य देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, वो पूरा हो सके 2047 तक, ठीक है। नाबार्ड की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है और साजी केवी इसके अध्यक्ष हैं। ओके, आगे। हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इस रैंकिंग में शीर्ष पर है दोस्तों हनोई। हनोई देखिए यहाँ पर टॉप पर आ गया है। वियतनाम की राजधानी होती है हनोई। और अभी एयर विजुअल डेटा ने एक डेटा जारी किया है अपना वैश्विक प्रदूषण को लेकर, ग्लोबल पॉल्यूशन को लेकर के। इसमें इसको सबसे पॉल्यूटेड सिटी बताया है। अब वियतनाम वगैरह में टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा जाते हैं,
टूरिस्ट जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा कचरा भी फैलाते हैं, और वैसे भी वहाँ पर कचरा को साफ करने का प्रोसेस थोड़ा सा ढीला है, स्लो है। इसलिए यहाँ पर इस इंडेक्स में बताया गया कि साउथ ईस्ट में 309 जो है ये इसका इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके साथ ये मोस्ट पॉल्यूटेड बन गया है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना जारी किसने किया है, एयर विजुअल डेटा ने। आपको मैं कई बार AQI इंडेक्स बताता हूँ IQ एयर का, ठीक है ना, IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है। IQ एयर भी एक संस्था है, वो AQI इंडेक्स जारी करती है और उसमें बताती है कभी काठमांडू को, कभी नई दिल्ली को, कभी ढाका को, कभी कभी लाहौर को। ये 4 जो हैं सिटी अपने एशिया के ही आसपास के हैं सब, इनको हमेशा रखती है टॉप 4 में, सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में, है ना। तो यहाँ पर एयर विजुअल डेटा जो है दूसरी कंपनी है, दूसरी संस्था है, इसके द्वारा ये जारी किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें बताया गया है हनोई में PM 2.5 का स्तर 266 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ये हो गया है। अब इसको समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ध्यान से समझ लो तो आपको हमेशा के लिए क्लियर रहेगा, ठीक है ना। चलिए, ये आप MJT एजुकेशन पर पढ़ रहे हो, यहाँ पर करंट अफेयर रटा नहीं जाता, समझा जाता है। एक बार समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। देखो, ये PM 2.5 और PM 2.10 होता क्या है, आपने सुना होगा कई बार PM 2.5 स्तर बढ़ गया है, PM 10 स्तर बढ़ गया है, ये क्या है। एक्चुअली में PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। जो ये पार्टिकुलेट मैटर मतलब कि आप हिंदी में समझो कि हवा में धूल के कण, है ना, धूल के कण को ही हम लोग माप करके पता लगाते हैं कि कितना ज्यादा प्रदूषण है। अब इसमें क्या होता है, ये माइक्रोग्राम में होता है। इसमें PM 2.5 का मतलब कि 2.5 माइक्रोग्राम का ये ऐसा पार्टिकुलेट मैटर है। यानी कि अगर हम लोग 1 मीटर क्यूब के अगर हम लोग आयतन वाले जगह को देखें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतने क्षेत्र में अगर हम लोग देखें, तो इसमें 2.5 माइक्रोग्राम वाले जो मिलीमीटर वाले जो कण हैं धूल के, वो 266 हैं, ठीक है ना, 266 है। तो मतलब यहाँ पर ज्यादा प्रदूषण है। अगर यहीं पर बहुत कम होगा कहीं पर तो कम प्रदूषण होगा। ऐसे ही PM 10 भी मापा जाता है। PM 10 ये बड़े बड़े कणों को मापता है, तो यानी कि यहाँ पर 10 mm का ये कण होगा, तो ये कम रहता है। और जब इसकी भी स्तर बढ़ती है तो यहाँ पर देखा जाता है कि और ज्यादा ये प्रदूषण है। तो इसी के स्तर से, इसी को माप करके हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि कैसे प्रदूषण कितना ज्यादा है। अब इससे निपटने के लिए क्या करते हैं, ग्रैप सिस्टम लॉन्च करते हैं। और इस पर मैंने आपको एक बार वीडियो भी दिया था कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगा है, तो उसमें मैंने आपको बताया था ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान होता है, जारी किया जाता है, ग्रेप 4, ग्रेप 3, ग्रेप 1, ग्रेप 2। तो इसी के तहत पाबंदियां लगाई जाती हैं कि जो ये PM 2.5 उत्पादन करने के जो कारक हैं उनको, उन पर पाबंदियां लगा करके कुछ कम किया जाए जिससे हवा साफ हो सके, है ना। ये आपको समझ में आया अच्छे से। चलिए, तो निस्तारण भी मैंने आपको बता दिया, कारण भी बता दिया और ये चीजें भी समझा दिया। PM का फुल फॉर्म यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, यहाँ पार्टिकुलेट मैटर होता है। ओके। वियतनाम की बात करें तो हनोई राजधानी है, प्रधानमंत्री फार्म मेन चिन्ह है, मुद्रा वियतनामी डोंग है। आइए दिखाते हैं वर्ल्ड मैप में वियतनाम है कहाँ पर। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया मतलब देखो, ये नीचे आओगे, नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो इधर ईस्ट है ना, और इधर साउथ है, तो साउथ और ईस्ट के अगर हम लोग बीच में आएंगे तो ये होगा साउथ ईस्ट। और एशिया में है तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं से बनता है आसियान। आसियान एक्चुअली में एक ग्रुप है 11 देशों का, अब 11 हो गए हैं। ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, और इसमें यही साउथ ईस्ट के एशियन के नेशन के सदस्य हैं, मतलब देश हैं, जुड़े हुए हैं, जिसमें आपको ये सारे देश देखने को मिल जाएंगे, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, ठीक है, ये सभी, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। तो इसमें लेकिन भारत नहीं, क्यों, भारत आता है दक्षिण एशिया में, देखो साउथ में आ रहा है, ये साउथ ईस्ट एशिया में है। तो यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में ही यहाँ पर एक कंट्री दिखेगी, वियतनाम। ये वियतनाम कंट्री है और हनोई इसकी मुद्रा होती, हनोई इसकी राजधानी होती है, मुद्रा इसकी डोंग होती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का संबंध किससे है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा जरूर आपसे। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना ये छात्रों से संबंधित है, ऐसे छात्र जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं,
जो साइंस को लेकर के खूब ज़्यादा साइंस या फिर अन्य विषय जिस पर रिसर्च करते हैं, पीएचडी टाइप का करते हैं, उनके लिए ये है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों 6,300 से ज़्यादा सरकारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को और जो केंद्रीय शोध संस्थान हैं यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता इनको लाभ पहुंचाना है। कैसे लाभ पहुंचाएगा? इनको अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं को इन तक पहुंच प्रदान की जाएगी। जो इंटरनेशनली जो रिसर्च हो रही है ना, आपने सुना होगा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, इनका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, है ना, वगैरह वगैरह। तो जो पीएचडी करते हैं वो किसी चीज़ पर रिसर्च वगैरह करते रहते हैं कई कई साल तक। जब उनका रिसर्च सक्सेस रहता है तो किसी टॉपिक पर, तो उस टॉपिक का रिसर्च वो लोग रिसर्च पेपर पब्लिश कराते हैं। अब उसके भी नई खोज है भाई, तो पैसा वगैरह भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और प्लस एक नया इनोवेशन होता है। तो ऐसे इंटरनेशनली जितनी भी रिसर्च हो रही हैं, 13,000 से ज़्यादा ऐसे रिसर्च इन पत्रिकाओं तक भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या रिसर्चर्स हैं, इन तक पहुंच प्रदान हो सके, जिससे अपना इंडिया भी आगे बढ़ सके। तो इस पहल के तहत 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। ये पूछा जाएगा लाइन कि कितने आवंटित किए गए? 6,000 करोड़। कब तक के लिए? 2025, 26 और 27 के लिए। 1 जनवरी 2025 को ये शुरू किया गया। ठीक है ना? अगला, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने कहां पर अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया? तो केंद्रीय रेलवे मंत्रालय ने घोषणा किया है कि वो उत्तर रेलवे के तहत जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खास करके 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित करेगा। आपको मैं कई बार वैसे पहले भी बता चुका हूँ वीडियोस में, और एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई थी, हालांकि कई साल हो गए वो वीडियो बनाए हुए। उसमें मैंने ट्रिक्स समझाया था कि भारत के 18 रेलवे जोन हैं, 18 रेलवे जोन है, सबका हेडक्वार्टर मैंने ट्रिक्स याद कराया था। आप सर्च कीजिएगा, बहुत पुरानी वीडियो है, 2017-18 में शायद मैंने बनाई थी। और इसके अलावा 68 रेलवे डिवीजन है, यानी कि मंडल है, मंडल रेलवे मंडल जिसे डिवीजन कहते हैं। तो 68 मंडल हैं, लेकिन अब ये 69वां जो है ये जुड़ गया है, 69वां जुड़ गया है। कहीं कहीं पर आपको 17 रेलवे जोन दिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना अब ये 18 हो गया है। 18वां रेलवे जोन अगर पूछा जाएगा कौन सा है, तो आप बताना साउथ कोस्टल रेलवे जोन, यानी कि साउथ कोस्टल, ये साउथ सेंट्रल मत समझना, साउथ कोस्टल यानी कि दक्षिण तटीय, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में। ठीक है ना? और मैंने ये भी बताया था कि रेलवे के लोगों में कितने स्टार हैं, तो वो 17 स्टार थे, वो अब 18 स्टार हो गए हैं। वो 18 स्टार यही दिखाते हैं कि कितने रेलवे जोन हैं। ठीक है ना? रेलवे के बारे में थोड़ा सा और अगर फैक्ट्स की बात करें, तो भारतीय रेलवे जो है ये अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यहाँ पर 12.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। सबसे बड़ा ये नियोक्ता है, दूसरा नियोक्ता आर्मी है और पहला ये है। इसके अलावा सबसे विशाल नेटवर्क का ये प्रबंधन करता है, 18 जोन में विभाजित है। और मैंने बाकी चीज़ें आपको बताया। उत्तरी क्षेत्र यानी कि नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ये भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। ठीक है, उसी नॉर्दर्न रेलवे में ये आता है जम्मू, जहाँ पर 69वां मंडल खोला जाएगा। इसके अलावा बाकी जो स्टैटिक या इतिहास की बात करें, तो आपको 16 अप्रैल का डेट याद रखना चाहिए। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी। नाम इसका था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है ना? और ये लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड हुआ करता था, डलहौजी का। ठीक है ना? उसके टाइम पर ट्रेन चलाई गई थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये बॉम्बे से ठाणे, तब बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, से ठाणे के बीच में चली थी और दूरी थी 34 किलोमीटर की। ओके, आगे चल करके 1925 में पहली इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन चलाई गई। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश का 1 जनवरी 2025 से यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू हो गया है? तो साथियों, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, उनका 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। कौन से ऐसे नॉन परमानेंट मेंबर हैं? 5 मेंबर आए हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। तो उपरोक्त तो सभी इसमें रहेंगे, है ना? कुछ कंट्री को छोड़ दे, बाकी सब भिखारी कंट्री ही है फिलहाल। तो जो पाकिस्तान है इसको भी ऐड किया गया है। इसको लेकर के भारत ने चिंता भी व्यक्त करी हुई है कि भाई यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी कोर्ट्स में, ये तो वही बात हुई कि चोर को ही पुलिस बना दो, है ना? यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में उसको अस्थायी सदस्यता दे दिया गया जो आतंकवाद को पनाह देता है।
है ना, जो FATF की ग्रे लिस्ट तक में भी रह चुका है कई सालों तक, लंबे समय तक। फिलहाल यहाँ पर हम लोग यूएनएससी के बारे में समझेंगे अच्छे तरीके से। देखो, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल एक यूएन का ही बॉडी है, यूनाइटेड नेशन का ही ऑर्गेनाइजेशन का एक बॉडी है जो सिक्योरिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके टोटल होते हैं 15 मेंबर, चौंकिए मत, 15 मेंबर इसके टोटल होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। लेकिन ये नॉन परमानेंट मेंबर्स में भी एक ट्रिक है। देखो, 5 तो परमानेंट हुए, ये तो हमेशा रहेंगे सदस्य इसके। ये 5 यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस और रसिया है, ये तो परमानेंट है, इनके पास वीटो पावर है, इनकी बात ही अलग है। ये जो 10 नॉन परमानेंट है ना, इनकी नियुक्ति 2-2 साल के लिए होती है। लेकिन बिल्कुल इसमें ट्विस्ट है। कैसा? 5 आते हैं, फिर 5 चले जाते हैं, अगली साल फिर 5 आएंगे, फिर 5 चले जाएंगे, फिर अगली साल 5 आएंगे, 5 चले जाएंगे, फिर अगले साल 5 आएंगे, 5 चले जाएंगे। इस हिसाब से ये जो 5 वाला रहेगा, इनका कार्यकाल यहाँ पर पूरा होगा और यहाँ पर ये आउट होंगे, यहाँ पर दूसरे 5 आएंगे और ये इनका कार्यकाल यहाँ पर होगा। ये वाले जो 5 रहेंगे, इनका कार्यकाल यहाँ तक रहेगा और यहाँ पर ये आउट होंगे, इनकी जगह पर आएंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको जब भी मैं बताता हूँ हर साल, तो 5-5 का बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ से 1 साल 2 साल, इनका 2 साल यहाँ पूरा हुआ, इनका 2 साल यहाँ पूरा हुआ, लेकिन ये हर साल बदल रहे हैं 5-5, ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, तो फिलहाल ये अब 5 सदस्य ये जुड़े हुए हैं, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। इनका काम क्या होता है? ये जब जुड़ते हैं ना, तो इनको कुछ कुछ महीनों के लिए सदस्यता दी जाती है कि भाई अपनी बात रखो, अपनी बात रखो, अपने मुद्दे को यहाँ पर रखो। तो ऐसे ही पाकिस्तान को रखा गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, एशिया पैसिफिक रीजन में ये अपने मुद्दे रखने के लिए। जापान की जगह पर आया है, मतलब कि जापान आउट हुआ है तो उसकी जगह पर पाकिस्तान आया है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अब पाकिस्तान बताएगा कि मजबूरियां क्या चल रही हैं। ये तो बस इसी चक्कर में रहेगा कि हमको साहब लोन नहीं दे रहा है कोई, है ना, इनको लोन दे दे बस। फिलहाल भारत भी रह चुका है, ऐसा नहीं है कि भारत को नहीं क्यों शामिल किया गया। अभी भारत को कुछ साल पहले शामिल किया गया था, भारत का अपना टर्नओवर पूरा हुआ तो उसके बाद फिर ये बारी आई है इसकी, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया 2-2 वर्षों का कार्यकाल होता ही है और यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। तय मतलब फिक्स है, समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। जिसको जितने जल्दी कॉन्सेप्ट समझ लोगे उतना समझो आपका 1 नंबर बन गया हमेशा के लिए। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की? तो हर घर लखपति योजना SBI ने शुरू की है। SBI पर कॉपीराइट लगाना चाहिए। क्यों? हर घर लखपति योजना है, यहीं पर लखपति दीदी योजना PM मोदी ने शुरू की थी। ये मिलता जुलता योजना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें नागरिकों का बहुत ज़्यादा भला होगा। ये अपना, ये एक प्रकार से अकाउंट खुलवा रहा है ना, अपना प्रमोशन कर रहा है। तो नाम तो बड़ी योजना है, अब लोगों में कन्फ्यूजन आ जाएगी। जो लखपति दीदी योजना है वो बिल्कुल अलग है, वो केंद्र सरकार की योजना है और वो नागरिकों के लिए है, लाभान्वित होने के लिए। यहाँ पर SBI ने जो हर घर लखपति योजना शुरू की है, ये ग्राहकों को 1 लाख या उसके गुणक राशि में बचत करने में मदद करने के लिए है। मतलब इनके यहाँ पैसा जमा करवाने के लिए है। एक प्रकार से ये FD स्कीम है। एक और FD स्कीम इन्होंने शुरू की है, SBI पैट्रॉन्स, ये भी ध्यान रखना। तो 2 एक साथ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। SBI पैट्रॉन्स भी शुरू किया गया और हर घर लखपति योजना भी शुरू किया गया। ये भी एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जो खासकर बुजुर्गों के लिए है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और ये महिलाओं और लड़कियों के लिए है, ठीक है ना। तो 1 लाख तक या उसके गुणक राशि तक बचत करने के लिए लखपति, हर घर लखपति योजना, और फिक्स डिपॉजिट करवाने के लिए बुजुर्ग व्यक्तियों को ये था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत सरकार की सबसे बड़ी बैंक है। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी ये नए अध्यक्ष बने हैं, CS शेट्टी, ठीक है ना, नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम याद रखना। और कोशिश कीजिएगा फोटो या वीडियो के माध्यम से आप डालें, जिससे जो बाकी के लोग हैं, बाकी के स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से किताब के बारे में पता लग पाए। अब मैं क्या बताऊं, मैं बार बार कहूँगा तो फिर आपको लगेगा बार बार बस अपनी किताब की बखान कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ आप लोग बताओ, क्योंकि कंटेंट के दम पर ही MJT जाना जाता है और कंटेंट तो हमेशा शानदार रहा ही है। इस बार हमने इसमें बाकी चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा खर्च किया है। पैकेजिंग पर हम लोगों ने एक पैकेट, समझ लो कि 15 रुपये केवल पैकेट पर लगाया गया है, जिससे आप तक किताबें सेफ्टी से पहुँचे। बबल्स वाली पैकेट लगाई गई है और बिल्कुल ऐसी पैकेजिंग यूज़ की गई है, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की, कि आप तक सेफ और सुरक्षित पहुँचे, कहीं भी कटी फटी मुड़ी किताब ना पहुँचे। और बाकी भी चीज़ें आप तक पहुँचेगी पैकेट तो आपको पता ही लगेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। किसको भारतीय खाद्य निगम FCI का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया?
तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है साथियों आशुतोष अग्निहोत्री जी को। ये बने हैं नए चेयरमैन एफसीआई के, है ना। और फैज अहमद किदवई ये नियुक्त किए गए हैं डीजीसीए के डीजी। अभी मैं इस पर आऊँगा, आगे बताऊँगा, ये भी अलग से क्वेश्चन लूँगा क्योंकि पूछा जा सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आशुतोष अग्निहोत्री पर बात करें तो ये नए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ये अभी गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत दोस्तों एफसीआई को स्थापित किया गया था। 1965 से इसने अपना काम करना शुरू किया। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और नए सीएमडी बना दिए गए हैं। कौन? आशुतोष अग्निहोत्री। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के कौन सेवें संस्करण का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी? ये हैं मध्य प्रदेश के। तो एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की 31वें संस्करण का उद्घाटन किया है। कहाँ पर उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका उद्घाटन किया हुआ है। इस बार मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है। पिछली बार यही आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। तो वो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस था, वो 27 से 31 जनवरी 2023 में आयोजित हुआ था। 2024 में कोई नहीं आयोजित हुआ। 2025 में 3 से 6 जनवरी तक आयोजित हो रहा है 31वां वाला। ठीक है ना, मतलब 1 साल का गैप है। तो यहाँ पर भोपाल के रविंद्र भवन में इसका आयोजन किया जा रहा है। वाराह मिहिर खगोलीय वेधशाला का भी इन्होंने उद्घाटन किया है, जो लोग अब घर बैठे मतलब वेधशाला की दूरबीन का उपयोग कर सकेंगे। अगला, हाल ही में किसको नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए का, जो अभी मैंने आपको दिखाया, इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? फैज अहमद किदवई को। तो फैज अहमद किदवई ये हैं और सीनियर ब्यूरोक्रेट है, इनको नियुक्त किया गया है यहाँ पर। 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं मध्य प्रदेश कैडर से। तो विक्रम देवदत्त की जगह पर आएंगे और ये होंगे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए अध्यक्ष या महानिदेशक। और साथ ही साथ एक और नियुक्ति हुई है आकाश त्रिपाठी की, इनको बिजली मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फैज अहमद वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, जनवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में अभी गैर बासमती सफेद चावल का व्यापार समझौता हुआ है। देखो, भारत बासमती चावल भी बेचता है और गैर बासमती चावल भी बेचता है। अगर आपको याद होगा, अगर आप हमारी ट्रेनिंग टॉपिक की सीरीज फॉलो करते होंगे, तो पिछली साल मैंने बताया था आपको कि भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्टेशन पर बैन लगा दिया था। कुछ समय के लिए रोक लगा दिया था कि हम लोग गैर बासमती चावल ये एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये वही वाले गैर बासमती चावल की बात हो रही है जो अभी इंडोनेशिया के साथ डील हुई है। ठीक है ना। हालांकि भारत करता रहता है, कभी बैन लगा देता है, कभी रोक देता है, कभी फिर से चालू कर देता है, क्योंकि भारत पहली प्रायोरिटी देता है अपने देश के लोग। भाई अपने पास रहेगा, अपने नागरिकों को देंगे, उसके बाद ही ना हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए तब बैन लगाया गया था कुछ समय के लिए, तो न्यूज़ बनी थी क्योंकि बहुत सारे देशों ने विरोध इसका जताया था और शिकायत भी कर दी थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ये सब चीज़ें डिटेल में मैं आपको ट्रेनिंग टॉपिक सेक्शन में बताता ही रहता हूँ। चलिए, फिलहाल ये इंडोनेशिया के साथ डील हुई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन हुआ है ना। 1 मिलियन मेट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल भारत प्रतिवर्ष इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट करेगा, आपूर्ति करेगा, सप्लाई करेगा, और ये 4 वर्षों तक करा जाएगा। आगे चल करके सब कुछ ठीक ठाक रहा, रिलेशन ठीक रहेंगे, तो अगले और 4 वर्षों तक ये चीजें की जाएगी। ठीक है, तो 4 वर्षों की डील होगी। 2023-24 में दोनों देशों के बीच अगर हम लोग बायलैटरल ट्रेड की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हुआ था $29.4 बिलियन, जिनमें से हम लोगों ने बेचा था $5.99 बिलियन और खरीदा था $23.4 बिलियन इंडोनेशिया से। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। और इंडोनेशिया भारत का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? तो आप बताओगे कौन है? चाइना है भाई। उसके बाद कौन है? अमेरिका है। तीसरा कौन है? UAE है। ये 3 तो आपको याद ही होना चाहिए, सबसे बड़े अपने ट्रेड पार्टनर हैं। ठीक है, 8वां इंडोनेशिया है। और भारत इंडोनेशिया से कोयला और कच्चा पाम तेल लेता है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट करता है। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आज की वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिली होगी।
और आई होप वीडियो भी शायद लंबी चली गई होगी। फिलहाल देखते हैं कितना गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। संतोष ट्रॉफी के उपविजेता को कौन सी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो कमला गुप्ता ट्रॉफी के सम्मानित किया जाता है और जो विजेता होते हैं वो संतोष ट्रॉफी पाते हैं। दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज ये चाइना में स्थित है, भारत का कन्याकुमारी में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस घोषित किया था? ये आपको बताना है, आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। दूसरा क्वेश्चन 2024 का, ये हो गया 2024, 2204 हो गया है, कल की वाली याद आ गई। 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता है? तो इसको आपको बताना है कमेंट करके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जो लोग नहीं ऑर्डर किए हो बुक को ऑर्डर करो।